वैसे ही खराब है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सबके हालत खराब है। टैक्स का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हिंदुस्तान का हर अवाम आज कराही मांग कर रहा है। ये मसला अगर मुसलमानों का मसला अगर लिया जाए तो इन मसलों से अलग नहीं है। जो कानून बन रहे हैं उस कानून में इस तरह के कानून इस 10 सालों में बने हैं जिससे कि सारी आवाम परेशान है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपका एक जिस्म है और जिस्म में अगर कोई बीमारी पैदा हो जाए तो जिस्म का वो हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जो जिस्म का आपका उजू, चाहे आंख हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, दिल हो, जिगर हो, जो हिस्सा कमजोर होगा वो सबसे ज्यादा पहले उस पर उसका असर होगा बीमारी का। तो मुल्क में जो बीमारियां पैदा हैं, जाहिर सी बात है कि उसका असर मुसलमान चूंकि अक़लियत में है, इसलिए मुसलमानों पर उसका असर ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मुसलमानों के मसले को सिर्फ मुसलमान का मसला अगर समझा जाएगा तो जिंदगी में कभी ये मसला हल होने को तय नहीं है। अगर मुसलमान के मसले को, अवाम का मसला, कौम का मसला, देश का मसला, अगर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम पूरा नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं? बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, वो फैसला बिल्कुल गलत था। ये सारे लोगों ने कहा, बड़े बड़े जजों ने कहा, वकीलों ने कहा। तो ये मसला मुसलमान का सिर्फ हो गया। अगर हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंसाफ नहीं कर रही है तो ये सिर्फ मुसलमान का मसला है? ये मसला मुल्क का मसला है। आपका मुल्क कमजोर हो रहा है, आपके मुल्क का न्यायपालिका कमजोर हो रहा है, आपका संविधान कमजोर हो रहा है। ये मुल्क का मसला है। ठीक है, उस मसले से हम मुतासिर ज्यादा हुआ। आज हिंदुस्तान के संविधान पर लोग बात करते हैं। हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर जेल में कोई है तो दलित है, मुसलमान है, गरीब लोग। अगर मुसलमानों को 4 साल, 5 साल, 6 साल से बेल नहीं मिलता तो ये सिर्फ मुसलमान का मसला है कि हिंदुस्तान के संविधान के आर्टिकल 21 का ये जो है उल्लंघन है। उसी तरह से आज राइट टू इंफॉर्मेशन, कांग्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन जानने के अधिकार दिए। इस हुकूमत ने उसको कमजोर किया और जिसके हाथ में हिंदुस्तान के संविधान के जरिए, हिंदुस्तान के दस्तूर के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए तो पावर है हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बहाल रखने के लिए, लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए इलेक्शन कमीशन। आज इलेक्शन कमीशन खुलेआम रंगानाच कर रही है और किसी एक पार्टी को जिताने के लिए किसी भी हद तक बेईमानी करने के लिए तैयार है और कर रही है। ये सिर्फ मुसलमान का मसला है कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है? ठीक है, मुतासिर हम सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए कि जो लोग जीत के आ रहे हैं, जिसको वो जिता के आ रहे हैं, वो हमको टारगेट ज्यादा करते हैं।
अगर हिंदुस्तान के मस्जिदों पर जाके नाराबाजी होता है या उसके जमीन के नीचे मंदिर खोजा जाता है, तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के जरिए बनाए हुए कानून जो हिफाजत करने के लिए बना था 1951 में 1991 में, 1947 के बाद जितने भी मंदिर मस्जिद जो भी है जिस हालत में है उसी हालत में रहे। लेकिन अगर वहां पर जाके हंगामा होता है, उसके पर हमला होता है, तो ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का मसला है कि सिर्फ मुसलमान का मसला है? अभी जो इलेक्शन का रूल्स है, उस रूल्स में रूल 93(2) ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन हर हिंदुस्तानी को मांगने पर जितने भी दस्तावेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, सीसीटीवी फुटेज है, वो उनको देना है, ताकि ये पता चले कि जो इलेक्शन हुआ वो साफ शफाफ इलेक्शन है कि नहीं। और इसी के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने महमूद प्राचार ने हरियाणा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया कि हमको इन सब जगहों का फुटेज चाहिए और फॉर्म 17C का कागज चाहिए, ये मुहैया नहीं करा रहा है। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसको मुहैया कराइए। आज आदेश होता है और कल हिंदुस्तान की सरकार ने उस कानून को 93(3) को बदल के ये कह दिया कि इसमें तरमीम किया जाता है इस हद तक कि इलेक्शन कमीशन जिस कागज को तय करेगा वही दिया जा सकता है। तो ये मसला सिर्फ मुसलमान का, कि ये मसला हिंदुस्तान का। हमारी जाती राय ये है कि जब तक हम लोग अपने मसले सिर्फ मुसलमान, मदरसा अगर बढ़िया से नहीं चल रहा है या मदरसे के टीचर को पैसा सरकार नहीं दे रही है, तो ये आर्टिकल 21 का ना उल्लंघन हो रहा है। हिंदुस्तान के संविधान का जब कहता है कि सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको बराबर कानून में माना जाएगा, और अगर कानून में सबको बराबर नहीं माना जा रहा है, हमारे जो मेजॉरिटी के लोग हैं उसके लोग जेल में जा रहे हैं, तो उसमें भी जो सरकार के खिलाफ है उनको 1-2 साल जेल में रहना पड़ता है, और जो सरकार के फेवर में रहते हैं उनको जेल जाने से पहले ही बेल मिल जाता है, और मुसलमान कुछ दिन और ज्यादा रहते हैं। तो ये आर्टिकल 16 और 14 का वायलेशन है, तो ये हिंदुस्तान के संविधान का वायलेशन हुआ, हिंदुस्तान के दस्तूर का वायलेशन है। इसलिए हमारी जाती राय ये है कि जब तक हम अपने मसले को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मसला मान के चलेंगे, तब तक हमारे मसले हल नहीं हो सकते। जिसका नतीजा आप देख लीजिए, हमारा जो बैनर लगा है उसमें लिखा है कि बिहार के मुसलमानों की हालत पर हम लोग गौर करने के लिए बैठे हैं। कितने लोग यहाँ मौजूद, एक भी गैर मुस्लिम भाई है क्या? हिंदुस्तान में जब मौजूदा सरकार चल रही है, क्या हिंदुस्तान के तमाम अवाम, हमारे मेजॉरिटी के जो हमारे भाई हैं, वो या बन रहा है या आगे बनने वाला है, क्या उससे खुश है? नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने आंदोलन, आप अपनी लड़ाई को अपने मुल्क के उन तमाम लोगों के साथ मिलकर लड़े। अंबेडकर जी के खिलाफ अमित शाह ने कुछ पार्लियामेंट में कहा, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है, क्या कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए हल्ला किया?
या उस मीटिंग में, उस धरना में मुसलमानों की तादाद है? नहीं है। तो आपके मसले पर हरिजन, आपके मसले पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आपके मसले पर बैकवर्ड, आपके मसले पर हिंदू कौम के लोग क्यों आएंगे? कहीं हिंदू लड़कियों का रेप होता है, मर्डर होता है, उस पर वहां के लोग एहतजाज करते हैं, उसमें कितने % मुसलमान रहते हैं? आप अगर दूसरे के दुख तकलीफ में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपके दुख तकलीफ में भी कोई हिस्सा नहीं है। लिहाजा पहले तो अपने मसले को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि आप अपने मसले को सिर्फ मुसलमानों का मसला जब तक कहते रहेंगे तब तक ये हल नहीं होगा, क्योंकि दूसरे को आपसे क्या मतलब है। लेकिन अगर अपने मसले अगर इस तरह से पेश करें कि ये मेरा मसला सिर्फ नहीं है, ये हिंदुस्तान का मसला, हिंदुस्तान के दस्तूर का मसला है, यहाँ के जो अखलाकियात है उसका मसला है, यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद किया जा रहा है उसका मसला है, तभी लोग आपके साथ जुटेंगे। हम ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लेना चाहते हैं। हम एक बार यहाँ बैठे तमाम लोग जो आए हैं, जो सिंसियर लोग, मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई को 3 हिस्से में बांटा जाए। एक हिस्सा तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने लोगों को ये बात कहें कि अब गैर मुस्लिम भाइयों से, हरिजन से, इससे अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं और उनके मसले के लिए भी आगे बढ़े ताकि वो आपके मसले को लेकर आगे बढ़े। दूसरा, मैं जिस फ्रेटर्निटी से आता हूँ, वकालत की दुनिया से, जिस तरह से यहाँ की आवाम हसास नहीं है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे कौम के जो मुस्लिम लॉयर्स हैं वो भी बहुत ही गैर हसास लोग, किसी मसले पर इकट्ठा नहीं होते, न बात करते। फिर भी कोशिश ये करना पड़ेगा कि वैसे कुछ लोगों को इकट्ठा करके, वैसे लोग चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अमीर हो या गरीब हो, हरिजन हो या फॉरवर्ड हो, जो लोग भी मुसीबत में हो और उनको कानूनी मदद की जरूरत है और उसके लायक वो नहीं है, तो उसके लिए उनको आगे आना पड़ेगा। तीसरा, जो सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से आप इस्लाम के मानने वाले हैं, बिना पाक साफ हुए, बिना वजू किए अगर नमाज पढ़िएगा तो आपका नमाज होगा? नहीं होगा। यानी आपको अपने अंदर सफाई करने की जरूरत है। गैर मुस्लिम से ज्यादा, अगर मुसलमानों को किसी से ज्यादा नुकसान है तो मुसलमान से ही। हिंदुस्तान में जितने आज मोदी जी ने वक्त के पर एक कानून लाया, जो ठीक है वो कानून गलत है, जिसके लिए सारे लोग हल्ला कर रहे हैं। बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जलसा, बड़ा बड़ा मजलिस, उसके लिए हो रहा है कि कानून क्योंकि मोदी जी ने लाया इसलिए उसकी मुखालफत करना है। आप उसकी मुखालफत करिएगा तो गैर मुस्लिम जो उसको हीरो समझते हैं वो उनके तरफ जाएगा। ये लड़ाई का तरीका नहीं। आप हमको ये बताइए कि हिंदुस्तान में जितने औकाफ हैं मोदी जी के आने के पहले जो बर्बाद हुए, मेरा आबाई मकान बिहार शरीफ है। बिहार का सबसे बड़ा अगर वक्फ स्टेट है तो वो सोहरा वक्फ स्टेट है, जिसका मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हर जगह जमीन। जब तक अपने आप में सुधार नहीं लाएगा, हम अपने आप में एक अच्छे इंसान की तरह नहीं रहेंगे, ईमानदार नहीं रहेंगे,
कौन हम पर यकीन करेगा? एक जमाना था जब कचहरी में कोई मुसलमान गवाह हो जाता था तो इस बात का यकीन रहता था कि वो केस जीत जाएगा, इसलिए कि कोर्ट उस पर यकीन करता था कि एक मुसलमान है, ये गवाही दे रहा अल्लाह के नाम पर, तो ये कभी गलत बोल नहीं सकता। आज ये हालत है कि अगर मुसलमान गवाह है तो उस केस को सबसे बड़ा झूठा मुकदमा समझा जाता है। तो हमने अपनी हालत खुद बना ली ऐसे। तो ये तीसरा तरीका ये है जो करना होगा, जो हम समझते हैं करना चाहिए। सबसे पहले अक़लियत के नाम पर हम आर्टिकल 30 संविधान के, दस्तूर के, कानून 30 के तहत ये फैसिलिटी लेते हैं कि माइनॉरिटी स्कूल बनावे, कॉलेज बनावे, मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए मुसलमान के नाम पर, और सारे मराद सरकार से ले मुसलमान के नाम पर, अक़लियत के नाम पर। और अक़लियत के बच्चों को पढ़ाए नहीं, अक़लियत के बच्चे से भी डोनेशन ले, अक़लियत के बच्चे से भी फीस ले। कितने आपके यहाँ भी माइनॉरिटी स्कूल होगा, अक़लियत का स्कूल होगा, हमारे यहाँ भी। आज उनकी हालत देख लीजिए, क्रिश्चियंस के स्कूल की हालत देख लीजिए। कौन आपके यहाँ पढ़ाना चाहता? आप अपने खुद अपने बच्चे को माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते। आज हम अगर उस स्कूल के सेक्रेटरी हो गए तो हमारा भाई भतीजा कोई अगर बीएड किया हुआ चोरी चमारी से, उसको हम बहाल कर देते हैं। तो पहले हमको अपने लोगों से लड़ने की जरूरत है। दूसरा ये कि आपको अपने गैर मुस्लिम लोगों से, अपने जहन के लोगों से एकजुट होकर उनके साथ मिलकर कोई आंदोलन करने की जरूरत है। उनके जो मसले हों, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, अब कहा गया है कानून में, कहा गया है हिंदुस्तान के दस्तूर में कि छुआछूत नहीं होगा। अगर हरिजन के छूने से पानी गंदा हो जाता है, उसको लोग मार के मुआ देता है या उसके मुंह पर पेशाब करता है, तो हिंदुस्तान के दस्तूर का ना उल्लंघन हो रहा भाई। ये हरिजन का उल्लंघन नहीं है, हरिजन का बेइज्जती नहीं सिर्फ हो रहा है, हिंदुस्तान के दस्तूर का हो रहा है। इसलिए इस मसले को हमारे समझ से आप लोगों को दूसरे के मसलों पर भी जाके उनके साथ में एहतजाज करने की जरूरत है, ताकि आपके साथ जब नाइंसाफी हो तो वो आपके साथ आके खड़े हो और आपके साथ लड़े। अपने मसले को सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं बनाइए। अगर बनाइएगा तो इसको कौमी मसला बनाइएगा, तभी ये हल हो सकता है। सिर्फ मुसलमान का मसला, मुसलमान का मसला करते रहिएगा तो कोई आपकी तरफ तवज्जो नहीं देगा। इन बातों को ध्यान में रखना होगा।